तो हम मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देंगे। कैसा रहा आप लोग का आखिरी हफ्ता? बढ़िया। बहुत शर्मीले हैं आप लोग। कितना पूछा तो एक लाइन लिखा यस। वेरी नाइस, गुड, बढ़िया। चलिए अच्छा। तो हम कुछ डिस्कस करना चाहेंगे रामायण से। एक डिस्कशन तो होता है कि भगवान की स्टोरीज होती हैं, और भगवान की स्टोरीज के कई पर्पस होते हैं। एक तो होता है भगवान की ग्लोरीज को ग्लोरीफाई करना, भगवान की क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करना। दूसरा, हमेशा भगवान कुछ भी आते हैं, आप पास टाइम करते हैं तो उनके दो कारण होते हैं। एक तो होता है वो अपने पास टाइम से हमें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दूसरा होते हैं हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि दोनों एस्पेक्ट से भगवान के पास टाइम्स को देख पाए, और हम भगवान राम से, अयोध्या से, है ना, या पूरे रामायण से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। सो इन शॉर्ट बोले तो जो राम है, वर्ड राम, इस वर्ड का नाम, इसका संस्कृत में मतलब होता है प्लेजर ऑफ, ही सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर्स। राम मतलब वो जो सारे आनंद का स्रोत है, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं, राम मतलब वो जो सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। और इसका ऑपोजिट है रावण। रावण मतलब वो व्यक्ति या वो लोग जिनको दूसरे को रुलाने में आनंद आता है। सो ये एक सिंबॉलिक एक रामायण है जिसमें हम जानते हैं भगवान राम है, रावण है, लेकिन एक सिंबॉलिक टर्म्स में भी हम रामायण को समझने का प्रयास करेंगे। तो राम या राम भक्त वो है एक तरह से जो जिनका मेन जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, टू गिव प्लेजर टू एवरीवन, दूसरे लोगों को जीवन में सुख देना। दैट शुड बी मिशन ऑफ, दैट वाज द मिशन ऑफ लॉर्ड राम, एंड दैट शुड बी मिशन ऑफ डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड राम। जो रावण मेंटालिटी होती है, रावण थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं, उनका आनंद आता है दूसरों को रुलाने में, दूसरों को चढ़ाने में, दूसरों को कष्ट देने में, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि रावण जैसे 10 मुख थे वैसे ही ये लोग हों। ये एक मानसिकता है, एक राम की मानसिकता, एक रावण की मानसिकता, डिवाइन एंड डेमोनियक। तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या हम राम की मानसिकता की तरफ जा रहे हैं, हमें दूसरों के लोगों को हेल्प करने, सपोर्ट करने, उनको प्लेजर देने में आनंद आता है, या फिर रावण की मानसिकता हमें है, या फिर बाकी चारों तरफ जो लोग हैं उनके अंदर तो नहीं है कोई ऐसी चीज, और अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे दूर रहना चाहिए। तीसरे कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दशरथ। दशरथ का मतलब है जिसके रथ 10 डायरेक्शन में जा सकता है। 10 इसलिए कहते हैं 10 रथ। इसका सिंबॉलिक टर्म में अगर देखें तो दशरथ मतलब हमारे 10 प्रकार के सेंसेस होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने अपने 10 सेंसेस को कंट्रोल कर रखा, 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। तो जिसने इन 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वो दशरथ है। और इसका ऑपोजिट क्या है, दशानन, मतलब जिसके 10 सेंसेस अनकंट्रोल्ड, सेंसेस और मन। सो भगवान राम कहाँ पे प्रकट हुए, दशरथ जी के यहाँ। सो इसलिए गॉड कॉन्शियसनेस, भगवान कहाँ उत्पन्न, कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ अवतरित होते हैं, वो ऐसी
क्षेत्र में अवतरित होते हैं जहाँ पे दशरथ जैसे लोग हैं। अगर हम अपने हार्ट में चाहते हैं भगवान हमारे हार्ट में प्रकट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा, अपने 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना पड़ेगा। पांचवा जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन आता है वो है वाली। वाली रिप्रेजेंट करता है टेम्पटेशंस को, वो टेम्पटेशन जो कि हमारे जीवन में आती हैं और हमारा जो पावर टू रेजिस्ट है उसको खत्म कर देती है। वाली को, उसने तपस्या की थी, उसको वर मिला था कि अगर आपसे लड़ने कोई भी आता है, कोई भी व्यक्ति आपसे लड़ने आएगा, क्या होगा, उसका आधा पावर आपके अंदर आ जाएगा। अगर जय श्री कृष्णा जिस नाम से हैं वो अगर मेरे से लड़ने आते हैं तो मुझे वो पावर मिला है तो मुझे इनका आधा पावर मिल जाएगा। तो ये वाली के पास पावर थी। ये हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करती हैं वो टेम्पटेशंस को जो कि हम जब उनको फेस करते हैं, वो हमारे सामने लाइफ में आती हैं तो हमें क्या करती हैं, वीक कर देती हैं। जैसे किसी को टेम्पटेशन गुलाब जामुन खाने का, ऐसे तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही गुलाब जामुन आता है वो वीक हो जाता है, मतलब उस गुलाब जामुन ने उसकी पावर खींच ली। तो वाली रिप्रेजेंट्स ऐसी टेम्पटेशन जो कि हमारे पावर, जो हमारा स्ट्रेंथ है रेजिस्ट करने का, उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। सो पूरे रामायण में 3 सिटी के बारे में डिस्कशन हुआ है। 3 प्रकार की नगरी है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहली है अयोध्या, दूसरी है लंका, तीसरी है किष्किंधा। ये 3 मेजर सिटीज और इन यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में डिस्कशन है। तो उसको हम अभी के अपने कंटेक्स्ट में कैसे समझ सकते हैं। सो अयोध्या रिप्रेजेंट करती है संस्कृति, जहाँ पे लोग वैल्यू सेंटर्ड है, उनके जीवन में हमेशा प्रायोरिटी क्या रहती है, वैल्यूज रहते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज। बहुत हाई मोरल के लोग हैं, हाई कैरेक्टर, हाई इन इंटीग्रिटी। लंका क्या है, लंका एक जगह है, उसको आप आइडेंटिफाई होती है विकृति से, ठीक है। विकृति मतलब वो जगह जहाँ पे डिस्टॉर्टेड कल्चर, ठीक है। और तीसरी किष्किंधा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकृति। वो रिसेंबल करती है प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचुरल, न इधर की ना उधर की, जिधर डालेंगे वैसा हो जाएगा। तो जो अयोध्या के लोग हैं उनके अंदर कृतज्ञता है, ठीक है। कोई इतना सा भी उनके लिए करता है वो बहुत कृतज्ञ हैं उसके लिए। अयोध्या रिप्रेजेंट्स ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन। अयोध्या इज अ प्लेस ऑफ अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड। जो लंका है, जैसे कैसे एक बार जब भगवान राम वापस आ गए सीता जी को लेके, उसके बाद सीता जी बैठी हुई है और सेलिब्रेशन चल रहा था, और अपने राम जी सीता जी बैठे हुए हैं ऊंचे आसन पे, सेलिब्रेशन चल रहा था और सब डांस कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है और सब डांस करते करते कलर उड़ा रहे हैं, है ना, येलो गुलाबी अलग ऐसे ऐसे कलर उड़ा रहे हैं। एक फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन चल रहा है, और सेलिब्रेशन चलते 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 कोई क्या करता है, लाल रंग का कलर उड़ा देता है। और जैसे ही लाल रंग का कलर उड़ाता है, सीता जी एकदम सेटबैक हो जाती है, परेशान हो जाती है, वो तुरंत रोने लगती है। भगवान राम पूछते हैं कि आप, मतलब ऐसा क्या हुआ सेलिब्रेशन के टाइम आप एकदम उदास हो गई, आप रोने लगी। उन्होंने वो बताती हैं कि जब रावण आया था और वो मुझे पकड़ के ले जा रहा था फोर्सफुली, तब जटायु जो था वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए आया था। उस समय वो एकदम सेलिब्रेशन के माहौल में एकदम जटायु को याद करके रोने लगती हैं कि जटायु जो था वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए आया था, और जब रावण ने उसका पंख काटा तो उसका ब्लड स्प्लैश हुआ था। तो जैसे ही ये लाल रंग के स्प्लैश को मैंने देखा, मुझे तुरंत जटायु की याद आ गई। सो इसे बोलते हैं कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जीवन में किसी ने भी कुछ किया है उनको हमेशा याद रखना, भूलना नहीं। देखिए अक्सर क्या होता है, हम ग्रैटिट्यूड की एक सीमा होती है। ग्रैटिट्यूड हम, हालांकि इतना भी नहीं होता है ग्रैटिट्यूड, मैंने देखा, लेकिन फिर भी ग्रैटिट्यूड इतना तो होता है कि भाई
किसी ने कुछ हेल्प किया, कुछ किया, तो लोग थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू भी कई लेवल के थैंक यू बोले जाते हैं। एक लेवल ऑफ थैंक यू बोला जाता है ना, जो लोग मुंह से बोलते हैं थैंक यू, लेकिन बहुत ही अच्छा सा थैंक यू, उसको रिहर्स भी करते होंगे हो सकता है अलग अलग लैंग्वेज में, थैंक यू, धन्यवाद, लेकिन बट एक थैंक यू होता है जो कि लिप से निकलता है, दूसरा थैंक यू होता है जो कि हार्ट से निकलता है। वो जस्ट बोल नहीं रहा है व्यक्ति, बट उसको फील कर पा रहा है। और तीसरा होता है थैंक यू जो कि हार्ट से, जो भी हार्ट से निकलता है और रहता है पूरे लाइफ टाइम। अक्सर होता है कि कोई हेल्प करता है, हमें याद रहता है, बट कहीं ना कहीं हम लाइफ में भूल जाते हैं लोगों की कंट्रीब्यूशन। बट अयोध्या ऐसी नगरी है, अयोध्या ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे लोग कृतज्ञ थे, लेकिन लाइफ टाइम। लेकिन सीता जी स्पेशली ऐसे लोगों को डिफिकल्ट फेजेस में हेल्प मांगना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना इजी है, बट जब आप लाइफ में अपने पीक पे चल रहे हो, you are in, you have everything in your life and you are in a celebration mood, then to remember someone जिसने किस आपके लिए कुछ किया था, that represent genuine heart से एक्सप्रेस किया हुआ ग्रेटिट्यूड, जो कि सीता जी ने प्रकट किया। ये सीता जी की क्वालिटी है कि जेन्युइन हार्ट से he was really grateful to जटायु, that is why she उस समय पे वो जटायु को याद कर पाई। हालांकि जब हम देखते हैं, बल्कि जनरल केसेस में देखते हैं तो उल्टा होता है। जनरल केसेस में हम देखते हैं तो जब हम पीक पे होते हैं, अपने हाई पीक पे हैं हम, प्रॉब्लम होता है तो सब आते हैं, लेकिन सब शेयर करते हैं। लेकिन कोविड था, इतने सारे फ्लड ऑफ मैसेज आए, है ना, कोविड में ये है, ये है, ये है। जब लोग प्रॉब्लम में होते हैं, दे कम टू मी सो मच, बट जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हार्डली एनीबडी कोई मुड़ता है। सो इस वर्ल्ड में हम देखते हैं उल्टा होता है, लोग जब पीक पे होते हैं दे फॉरगेट दीज थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन मैनी, बिकॉज वी लिव इन दिस एरिया, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, ईएस की प्रिपरेशन करने आते हैं, एंड उस समय पैसे नहीं होते हैं, बहुत कुछ होता है, दे नीड फाइनेंशियल हेल्प, दे नीड फैसिलिटीज, प्रसादम, वी अरेंज फॉर देम, बट when they pass out and when they are peak, it is my personal realization, nobody pick up the phone. उनको लगता है कि प्रभु जी कुछ मांगने के लिए फोन करेंगे, नो वी डोंट वांट एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं या तो व्यक्ति बिजी होता होगा, बट it is my personal experience in this world, hardly people remembers. So this is, ये है क्या है, ये अभी करंट वर्ल्ड है। लेकिन अयोध्या कैसी नगरी को रिप्रेजेंट करता है, जहां लोगों से नगरी, लोगों से शहर बनता है। तो अयोध्या माइंडसेट है, ठीक है, कृतज्ञता। लंका जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कृतज्ञता। एक है कृतज्ञ, एक है कृतज्ञ, कृतज्ञ, लेकिन एब्सोल्युटली नो ग्रेटिट्यूड। जीवन में कोई भी ग्रेटिट्यूड नहीं है किसी के लिए भी, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे लोग का माइंडसेट होता है, हाँ तो, उनके मुंह पे ये बैठे रहते हैं दो वर्ड, हाँ तो, है ना, अरे वो बहुत अच्छा काम किया, आपको हेल्प किया, हाँ तो। पापा पापा मम्मी बोलते हैं बेटा तुझे, हम गए नहीं, हमने पढ़ाया लिखाया तुझे, मेहनत किया, हाँ तो क्या करें, तो क्या। लेकिन ये माइंडसेट होता है, इसे कहते हैं लंका, विकृति माइंडसेट। तो क्या, लेकिन देश में, है ना, अरे सैनिक के बारे में सोचो, इतने ठंडे में खड़े रहते हैं तुम्हारी रक्षा के लिए, -4 -10 डिग्री पे बर्फ में खड़े रहते हैं, तुम थोड़ा खड़े नहीं हो सकते। अब तो क्या, तो क्या। लेकिन इसे बोलते हैं विकृति माइंडसेट। लेकिन है ना, घर परिवार दोस्त इतना कर रहे हैं तुम्हारे, तो क्या। लेकिन तो ये विकृति माइंडसेट है, जो कि कहीं ना कहीं से आज के कल्चर में ज्यादा घुस गई है। एब्सोल्युटली नो ग्रेटिट्यूड, दिस इज मेंटालिटी ऑफ लंका। जब रावण था, तो रावण हिमालय पर्वत उठा रहा था। जैसे शिव जी को पता चला
शिव जी ने क्या किया, अपने एक टो से हल्का सा प्रेस किया और जैसे ही दबाया वैसे ही उसका हाथ ऐसे दब गया, ऐसे दब गया, और पहाड़ के नीचे उस पूरे आंख से आंसू निकल रहे हैं। और फिर वो शिव जी के प्रेयर्स गाने लगा, जोर जोर से शिव जी को प्रे करने लगा। तब शिव जी ने बोला, तब शिव जी ने छोड़ दिया, है ना, बोला कि क्या चाहिए। फर्स्ट आपको जान के रहने को, सबसे पहली चीज उसने क्या मांगी, उसने मांगा कि मुझे पार्वती जी दे दीजिए। जो व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसी की पोजीशन को लेना चाह रहे हो। एंड ये माइंडसेट है जो कि आजकल लोग सक्सेस गुरुज के बारे में क्यों सुनना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू रिप्लेस देम। लोग बड़े बड़े फिल्म स्टार को क्यों देखना पसंद करते हैं, बिकॉज दे वांट टू रिप्लेस देम। उनको उनसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है। यह विकृति माइंडसेट। उनसे कुछ सीखने को मिलेगा इसलिए नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा और फिर इसको रिप्लेस कर दूंगा। दिस इज रावण मेंटालिटी। आप सोच के देखो, जो व्यक्ति उसको वर देने के लिए आया है, उससे उन्हीं का वाइफ को मांग रहा है। सो डिग्रेडिंग, एंड दिस इज द कल्चर गोइंग ऑन राइट। तीसरी जो सिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, किष्किंधा। न इधर के हैं न उधर के हैं, इसलिए किष्किंधा में जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है वानर। वानर मतलब इट इज अ क्वेश्चन, वा नर, ठीक नहीं, नर मतलब नर ह्यूमन, वा मतलब क्या आप नर हैं, इट इज अ क्वेश्चन। सो इस किष्किंधा नगरी के लोग क्या होते हैं, अकृतज्ञ होते हैं। लेकिन न ये कृतज्ञ है न कृतज्ञ है, बल्कि अकृतज्ञ। लेकिन ये कृतज्ञ होते हैं बट भूल जाते हैं, दे फॉरगेट टू बी ग्रेटफुल। जानते हैं लाइफ में जब होता है तो दे एक्नॉलेज दैट, बट दे फॉरगेट दैट एट सम फेज ऑफ देयर लाइफ। किष्किंधा में कौन रूल कर रहे थे, सुग्रीव। तो सुग्रीव जब थे, जब भगवान राम सीता जी की खोज में निकले रहते हैं, तो बीच में सुग्रीव मिलते हैं, सुग्रीव और उनकी सेना। तो डील होती है कि भाई हम आपको हेल्प करेंगे वाली जी को हटाने में, और आप हमें हेल्प करना, लेकिन बाद में सीता जी को ढूंढने में, और इस तरह से। सो जब वाली की मृत्यु हो जाती है और तभी चतुर्मास आ जाता है, तो भगवान राम चतुर्मास में, मतलब इट इज सीजन ऑफ रेन, और ये तो उसमें चढ़ाई नहीं करते हैं। तो भगवान राम अपना तपस्या कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं उस समय का, और सुग्रीव जाते हैं और वो अपना वापस राज्य में चले जाते हैं। और सुग्रीव जैसे ही जाता है भूल जाता है। he gets involved in party, enjoying the kingdom in party, partying the kingdom, पार्टी में भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि किसी ने मुझे ये दिया है, भूल जाते हैं कि किसी को मैंने कुछ प्रॉमिस किया है। दे फॉरगेट एवरीथिंग। ऐसे लोग अपने कमिटमेंट, उनकी लाइफ में जो किया जाता है, व्हेन जब उनके लाइफ में अच्छा फेज आ जाता है वो भूल जाते हैं। याद रखते हैं जब बुरा फेज रहता है, दे आर रियली ग्रेटफुल, हमेशा एक्नॉलेज करना, बट अ गुड फेज कम इन देयर लाइफ, दे फॉरगेट, भूल जाते हैं। कुछ कमिटमेंट होते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन और ऐसा मैंने ही नहीं फेस किया होगा, आप सब ने, आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन तो भगवान क्या बोलते हैं, तो 4 महीने होते हैं और भगवान वेट कर रहे होते हैं, सुग्रीव जी आते ही नहीं है, सुग्रीव जी आते ही नहीं है, भगवान वेट कर रहे होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि लक्ष्मण जी को बुलाते हैं। लक्ष्मण जी तो गुस्से में रहते हैं। लक्ष्मण जी को बुलाते हैं कि लक्ष्मण थोड़ा जाओ, सुग्रीव को देखो क्या है, आया नहीं, उसने प्रॉमिस किया था लेकिन भूल गया क्या, कई बहुत समय हो गया। तो लक्ष्मण जी एकदम तैयार रहते हैं कि हाँ जाता हूँ अभी। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अगर वो थोड़ा सा बोलेगा तो थोड़ा डराना उसको। बोलते हैं जैसे डराना, कहते हैं कि लक्ष्मण जी तुरंत बोलते हैं कि अगर डराऊंगा और नहीं मानेगा तो मार दूं क्या।
लक्ष्मण जी का बाइनरी में चलता है 0-1 0-1, लेकिन लक्ष्मण जी गुस्सैल थे, लेकिन तो बोलते मार दो क्या, बोलते नहीं नहीं डराना बस। तो जाते हैं और फिर लक्ष्मण जी जैसे ही थोड़ा सा वो करते हैं तो फिर दौड़े 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 सुग्रीव जी आते हैं। सो ऐसे लोग लाइफ में वापस आते हैं भगवान की तरफ, गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ, जब लाइफ में कुछ ट्रबल्स आते हैं। लाइफ में ट्रबल थे, they got something and they get deviated from God. भगवान की कृपा अगर होती है ऐसे लोगों पे तो उनके जीवन में अगेन ट्रबल आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं उतना ही ट्रबल देते हैं ताकि वो व्यक्ति भगवान की तरफ पुनः आ सके, वापस आ सके। इसलिए हमारी लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब डिफिकल्टीज हैं, ट्रबल्स हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या मैं भगवान से दूर तो नहीं हो गया था, लेकिन क्या मैं सुग्रीव के जोन में तो नहीं चला गया था। ऑफ कोर्स उसको देखने के कई एंगल्स हो सकते हैं, एक होता है कर्मास, एक तरफ ये, बट अगर लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं हमें चेक करना चाहिए क्या मैं सुग्रीव जोन में तो नहीं चला गया था। 3 प्रकार के जोन होते हैं, एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है फ्राइड आउट जोन, एक होता है स्ट्रेच जोन। कंफर्ट जोन मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाता है, एकदम ही सब कुछ खत्म। फ्राइड आउट मतलब बहुत ज्यादा टेंशन, एंजाइटी। व्यक्ति को नेचुरल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? एक स्ट्रेस जोन में रहना चाहिए। तो इसलिए हमें चेक करना चाहिए कि अयोध्या, लंका या किष्किंधा। और कहीं ना कहीं जब भक्त साधक स्टेज पे होते हैं, सो वी ऑल आर, कहीं ना कहीं हम किष्किंधा नगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए धीरे 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 अयोध्या, लेकिन प्रकृति से संस्कृति तक जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। प्रकृति से जो नेचुरल है, फ्लो है, इंस्टिंक्टिव है, जो इंस्टिंक्ट से निकलता है, उसको क्या, किस लेवल तक लेके जाया जाए? संस्कृति तक। संस्कृति मतलब कल्चर, इंटीग्रिटी, वैल्यूज। तो ये 3 नगरी है। अयोध्या थी ऐसी नगरी जहां पे कोई शॉप नहीं है, कोई शॉप ताले नहीं बेचती है, कोई चैरिटी नहीं देता है। सुनने में लग सकता है कि यार ये कैसा है, लेकिन नहीं, किसी कहीं ताले ही नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई चैरिटी नहीं देता है। तो ताले क्यों नहीं बिकते हैं? क्योंकि वहां डर नहीं है चोरी का, सबके पास इनफ है, और सबके डिजायर्स क्या है? कम है। जितना है उससे डिजायर्स लोगों की कम है, तभी ये मॉडल चल पाएगा सस्टेनेबल। अभी क्या है, रिसोर्सेज इतने हैं, डिजायर्स इतने हैं, तो कभी सेटिस्फैक्शन आएगा ही नहीं। आप रिसोर्सेज कितने बढ़ाओगे? अभी एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं रिसोर्सेज, बट एक समय आएगा जब ये रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होंगे और डिजायर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज ऑफ मीडिया। क्या है? डिजायर्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम है, सो इसलिए कॉस्ट बढ़ता है, ये बढ़ता है, वो बढ़ता है। लेकिन अब श्रीलंका में देखो, बेसिक चीजें भी महंगी हो गई इतनी। सो एक कॉज है लोग ये सिखाना कि भाई रिसोर्सेज बढ़ाना, दूसरा है लोगों को सिखाना कि अपने डिजायर्स को कैसे मैनेज किया जाए। until and unless we teach people how to do desire management, we cannot stop disaster management. We should tell people how to do desire management. So लोग, अयोध्या एक ऐसी नगरी थी जहां पे इवन राजकोष खुला रहता था, कोई भी चाहता था, अगर उसको नीड है, उसको जरूरत है, वो जाता था, वो निकाल के ला सकता था, कोई पूछने वाला नहीं। दिस वॉज द कल्चर। अभी ऐसा कल्चर है, अगर ऐसा छोड़ दिया जाए, व्यक्ति जाएगा पूरा भर के लेके आएगा, सिर्फ अपने लिए नहीं लाएगा, पूरे परिवार, रिश्तेदार, है ना, आगे 10 पीढ़ी के लिए लेके आएगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्रीड ऑफ किष्किंधा टाइप ऑफ पीपल और लंका टाइप ऑफ पीपल। किष्किंधा क्या है? अगर आप मान लो आप जाते हो, एक बोरी
आटा चावल लेके जा रहे हो, अच्छा गिर जाता है, व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत जाएगा स्कूटी लेके आएगा, तुरंत वो बोरी उठाएगा और तुरंत घर लेके जाएगा। बाकी कोई जानवर होंगे, मान लो चिड़िया आती है, वो जितना खाना है खाएगी, एक दो दाना अपने बच्चों के लिए लेगी, बस। ऐसा नहीं, वो पूरे महीने भर का स्टॉक नहीं करेगी। बट ये ह्यूमन की टेंडेंसी है, ग्रीड है, महीने भर का, साल भर का मिल जाए तो अच्छा है। सब क्या होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं कि भाई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कल्चर बनाए कि काम ना करना पड़े। बट इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी बनाओ ताकि मेहनत ना करनी पड़े, ये करो क्योंकि अरे बहुत पहले मेहनत करना पड़ता था, अभी कुछ ऐसा बनाओ कि मेहनत ना करना पड़े, सब मेहनत से भागे। अब क्या हुआ, आपने सब कुछ बना दिया जहां मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन मेहनत इज रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मेहनत क्या था, वो उसके रजोगुण को कम करता था। अब वो मोड ऑफ पैशन कम हो ही नहीं रहा है। जब रजोगुण ज्यादा बढ़ता है, देन व्हाट हैपेंस, हमारे अंदर डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ती है, यानी काम वासनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ता है। लेकिन क्यों, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया है। सो इसलिए मेहनत है ना, डिजायर्स को कंट्रोल करना, ये सब की ट्रेनिंग। और कोई चैरिटी क्यों नहीं देता था, क्योंकि कोई भिखारी नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, सब काम करते थे, सबके पास सफिशिएंट था। अयोध्या एक ऐसी नगरी है जहां पे लड़ाई हो रही है दो भाइयों के बीच में, लक्ष्मण भरत, राम भरत, राम लक्ष्मण। वहां पे लड़ाई किस लिए होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। क्या सही है और क्या ज्यादा सही है, इस चीज की लड़ाई होती है। लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, इसके लिए लड़ाई है। और अभी हम यहाँ पे भी लड़ते हैं लोग, लेकिन किस लिए लड़ते हैं, राइट्स के लिए लड़ते हैं, अधिकार के लिए लड़ते हैं, जिम्मेदारी के लिए कोई नहीं लड़ता। तो अयोध्या एक ऐसी नगरी है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए लड़ाई है। लंका कैसी है, लंका एक ऐसी नगरी है जहाँ पे सब कुछ चुराया हुआ है, वहां जो भी प्रॉपर्टी है सब कुछ चुराया हुआ है, इधर उधर से उठा के लाया हुआ है। और वो ऐसी नगरी है जहाँ पे कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, इनसेंसिटिव है। वहां पे भी लड़ाई, वहां पे क्यों लड़ाई चल रही है, वहां पे रॉन्ग और रॉन्ग की लड़ाई है। अयोध्या में राइट और राइट की लड़ाई है, अयोध्या में रॉन्ग और क्या ज्यादा रॉन्ग किया जा सकता है उसकी लड़ाई है। जब सीता जी का अपहरण करके रावण लेके आया और उनको अशोक वाटिका में रखा था, तो रावण के मिनिस्टर्स लंका बोल रहे हैं आप उनको मॉलेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे एडवाइसेस, ऐसे डिस्कशंस होते हैं लंका में। और दुख की बात है कि ऐसे डिस्कशंस, ऐसे एडवाइसेस आजकल यूथ के बीच में भी होने लगे हैं। अभी कुछ महीनों पहले एक चैट लीक हुआ था, लेकिन 10th क्लास के स्टूडेंट्स का, एक बहुत पॉश स्कूल, टॉप क्लास स्कूल के स्टूडेंट्स का चैट लीक हुआ था। वहां पे लड़के डिस्कस कर रहे थे अपने ही क्लासमेट को रेप करने के लिए। ये माइंडसेट क्या है, इट इज लंका माइंडसेट, डेमोनियक माइंडसेट। डिस्कशंस होते हैं कैसे ड्रग्स लिया जाए, कैसे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़े जाए। सो मिनिस्टर्स ने बोला कि आप सीता जी को आप ला के रख लिया, आप उनको मॉलेस्ट क्यों नहीं कर रहे। रावण ने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कैरेक्टरवान हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे श्राप मिला हुआ है। मेरी ही भाभी का मैंने रेप करने का प्रयास किया था और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि आज के बाद मैं किसी भी स्त्री को उसकी परमिशन के बिना अगर टच भी करता हूँ, मेरे मृत्यु तुरंत हो जाएगी, उसकी परमिशन के बिना अगर करता हूँ। रेप किया था रावण ने। और कुछ लोग, दुख का कारण ये है, कुछ लोग रील बनाते हैं, कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं और वो बोलते हैं कि राम जैसा पति नहीं चाहिए, रावण जैसा भाई चाहिए। लेकिन जिसने शुर्पणखा की रक्षा की थी, रावण जैसा भाई चाहिए जो कि रेप करता हो, ये आजकल के लोगों की मानसिकता है।
दे डोंट नो रामायण, उन्होंने रामायण कभी पढ़ी नहीं है, कभी छुई नहीं होगी, है ना। इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा इधर उधर के फालतू लोगों के पोस्ट पढ़ के दे स्टार्ट शेयरिंग एंड दे स्टार्ट कमेंटिंग ऑन रामायण, दे स्टार्ट कमेंटिंग ऑन कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड राम एंड दे से हमें रावण जैसा भाई चाहिए। और हम सोच रहे हैं कि भगवान इस संसार में इतना दुख क्यों बढ़ रहा है, भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहे। हु इज रिस्पॉन्सिबल दीज टाइप ऑफ पीपल जो कि ऐसी सोच रखते हो, लंका वासी है रिस्पॉन्सिबल लंका के लिए। जनरेशन ऑफ पीपल इज बीइंग क्रिएटेड, जो कि अभी क्रिएट हो रही है, उनका क्या सोच है वो है, वो डिपेंड करता है इस संसार में क्या होगा। अगर लंका वासी रहेंगे ऐसी ही चीजें होंगी, यहाँ इसी चीज को ग्लोरीफाई किया जाएगा। वहां पे जब विभीषण थे, तो जब एक बार रावण जा रहा था, उसने विभीषण को देखा कि राम 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 चैंटिंग कर रहा है। उसने बोला कि आप लंका में रह के कैसे चैंटिंग कर सकते हो। नहीं, आप लोग के कई दोस्त भी बोलते होंगे, लेकिन तू दिल्ली में रह के कैसे चैंटिंग कर सकता है, मतलब उनका यही होता है, तू लंका में रह के चैंटिंग कैसे कर सकता है। ठीक है, एक बार हम हम जा रहे थे बस में, जब मैं जॉब करता था तो मेट्रो में मैं जा रहा था, तो मैंने बीड बैग लिया हुआ था, ठीक है, और मैं चैंटिंग करते हुए जा रहा था। एक व्यक्ति आया, कह रहा है आपके हाथ में चोट लग गई है क्या। उसने बीड बैग को देखा, उसने लगा प्लास्टर चढ़ा है। तो लोगों को पता भी नहीं है ना, लोग इस तरह से देखते हैं जैसे पता नहीं क्या गलत कर रहा है। तो भाई गलत गाने गलत तरीके से बैठे रहेंगे तब शर्म नहीं आती है, लेकिन अगर कोई देखेंगे भगवत गीता पढ़ रहा है, कोई चैंटिंग कर रहा है, तो लोग ऐसे घूर के देखने लगते हैं जैसे पता नहीं आतंकवादी तो नहीं है ये। लेकिन वही आतंकवादी बैठा रहेगा तो उसके सामने चूचे नहीं निकलेगी। साधु के सामने ज्यादा हीरो बनते हैं लोग, है ना। जब देखते हैं कोई डिवाइन, जिसके अंदर डिवाइन क्वालिटी है, थोड़ा हम्बल है, उसके सामने ज्यादा, है ना, दिखावा करते हैं, ज्यादा चढ़ के बोलेंगे। लेकिन एक जा रहे थे तो एक बार हमारे एक डिवोटी जा रहे थे, वो बता रहे थे कि तो वो अपनी गाड़ी गुड़गांव में टर्न कर रहे थे, तो एक व्यक्ति खड़ा था, तो उन्होंने जस्ट एक बार हॉर्न मारा, पिया हुआ था उसने, पिया नहीं था, नॉर्मली था, जाट था। एक बार दो बार हॉर्न मारा, तुरंत गया अंदर से बेसबॉल का वो निकाला है और पीटने लगा, तू बाहर निकल तुझे मारूंगा मैं, बाहर निकल तुझे मारूंगा मैं। क्यों? क्योंकि अंदर देखा भाई सैफरन में कोई डिवोटी बैठे हैं। जैसे ही सैफरन में देखते हैं लोग, तुरंत एकदम ताकत सी आ जाती है, तुरंत समाज सुधारक एकदम बोलेंगे, है ना, इस तरह से बात करने लगेंगे जैसे पता नहीं क्या है, तुरंत करेजियस हो जाते हैं लोग। और वही अगर उस गाड़ी में आतंकवादी बैठा होता, तुरंत घर में दुबक के बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों का करेज, ऐसे लोगों का इंटेलिजेंस, ऐसे लोगों का लॉजिक जब देखते हैं डिवोटीज है ना, वहां पे बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डेमोनियक मेंटालिटी। दिस टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड, ऐसे ही लोगों को क्या बोला जाता है, डेमोनियक। लेकिन लंका मेंटालिटी के लोग, जैसे ही देखा उसने कि विभीषण चैंटिंग करना है, तुरंत बुली करने लगा। देखेंगे कि जैसे ही कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, तुरंत हंसने लगेंगे। लेकिन तुरंत कि भैया अरे तू भगवत गीता पढ़ता है। लेकिन जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, बुढ़ापे की चीज है ये सब। लेकिन हमारे आईआईटी के कुछ डिवोटीज यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक पीएचडी का लड़का मिला आईआईटी का ही, तो कह रहा है अरे तुम लोग एमटेक के होके लैब में रहना चाहिए, है ना, हम चाइना से कैसे लड़ेंगे। लेकिन भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उसको कह रहा है कि लैब में बैठ कर। मतलब लोग सोचते हैं कि अगर स्पिरिचुअलिटी में कोई व्यक्ति जुड़ा है वो पागल ही होगा, वो बेवकूफ ही होगा, उसका ब्रेन वॉश ही होगा। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप लॉजिकल हो और रैशनल हो और कोई कर रहा है, तो आप म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी तो सीखोगे ना। पूछो, बेस्ट तरीका होता है कमेंट मत करो, पूछो कि क्यों आप कर रहे हैं ऐसा, क्या रीजन है, जज क्यों कर रहे हो। पहले कर रहे हो इसका मतलब मूर्ख हो आप, लेकिन अगर आप जजमेंट पे आ गए इसका मतलब आप मूर्ख हो। हम एक कैंप ले गए थे, तो जनरली क्लास हम करते हैं तो गिरीश को लिंक डाल देते हैं और आप सब ज्वाइन भी कर लेते हैं। कई बार क्या करते हैं कि पहले हम क्लास के लिए कॉल करते थे, तो एक लड़का पूछता है आप कॉल क्यों कर रहे हैं। लेकिन मेरे से बोला, मैंने कॉल किया कि आप आज हमारे शाम की क्लास है, रिमाइंडर कॉल है ये। सर आप लोग कॉल क्यों करते हैं।
मैंने बोला कि इस तरह से, मतलब उसको लगा कि हम कुछ चाहते हैं। मैंने बोला आपने कोर्स के लिए रजिस्टर किया एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल एंड दिस इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी थिंक आपका क्लास मिस नहीं होना चाहिए। मैसेज कई बार मिस हो जाता है, आप क्लास मिस नहीं होना चाहिए एंड इसलिए हम कॉल करते हैं। दिस शोज आवर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई कॉल मत किया करिए, मैं आ जाऊंगा ऐसा। सो क्लियर इट, आप क्लियर कम्युनिकेट करिए ना हमें, आप हमें बताइए कि भाई हमें मुझे प्रॉब्लम होता है इस चीज से, आप मत करिए, मैं आ जाया करूंगा। व्हाई यू आर जजिंग इट? सो ऐसे लोग क्या होते हैं, दे जब डिवोटी हम्बल होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, उनके सामने ये सब क्वालिटीज दिखाने, उनके सामने ज्यादा इंटेलिजेंट बनने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही रावण ने भी क्या किया, विभीषण के सामने बोलने लगा और धमकाने लगा विभीषण कि तू चैंटिंग कैसे कर रहा है मेरे हॉस्टल में रह के, लेकिन सॉरी मेरे राज्य में रह के, वही मतलब, एक ही मतलब है, तू चैंटिंग कैसे कर रहा है ना, राम राम का नाम जप रहा है। तो विभीषण बोलते हैं, विभीषण बता रहे हैं देखिए कैसे डिवोटीज को स्मार्ट होना चाहिए। विभीषण बोलते हैं कि देखिए, अरे मैं राम का नाम कहाँ जप रहा हूँ, मैं तो आप ही का नाम जप रहा हूँ। लेकिन रावण और मंदोदरी, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी, ये बहुत बड़ा हो जाता था, तो मैंने सोचा इसको छोटा कर देते हैं, इसलिए इसको छोटा करके राम बना। रा आपसे उससे आया, मंदोदरी से माँ लिया मैंने, इसलिए राम राम चंडी कर। तो रावण कहता है हाँ हाँ अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। सो लंका जैसी नगरी में क्या है, कॉपरेशन है, लोग कॉपरेट करते हैं, लेकिन आउट ऑफ फियर, किसी न किसी एक व्यक्ति के कारण, फियर के कारण प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, भाई नौकरी से निकाल देगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, इसलिए लोग काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि इंस्पिरेशन आ रहा है, कुछ ना कुछ फियर या कुछ ना कुछ चीजें लोगों के हाथ में होती हैं जो कि खींचते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। बट किष्किंधा जो है, तो अयोध्या में दो भाइयों की लड़ाई हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, लंका में लड़ाई हो रही है भाई मिनिस्टर बोल रहे हैं गलत करो गलत करो, गलत चीज करने के लिए। लेकिन किष्किंधा क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट अ सिटी जहां पे लड़ाई हो रही है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग एक बड़ी फाइट बन जाती है, कोई भी किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहता। सो जो कि लड़ाई हुई वाली और सुग्रीव के बीच, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाह रहा, कोई डिस्कस नहीं करना नहीं चाह रहा, कोई बैठ के रिजॉल्व नहीं करना चाह रहा। और अभी हमारा जो कल्चर है वो क्या है, इसी जोन में लाई करता है। किष्किंधा में भी तीन प्रकार के मंकी हैं, वानर। एक है हनुमान, जो कि रिप्रेजेंट बिलोंग करते हैं अयोध्या के थॉट प्रोसेस में। और जहीं वाली था, वाली क्या रिप्रेजेंट करता है, रावण के थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। और सुग्रीव, सुग्रीव वही किष्किंधा के थॉट प्रोसेस को बिलोंग करता है। वाली इतना पावरफुल था, वाली को जैसे आपने सबने सुना ही, इतना वर मिला था कि कोई भी उससे लड़ने आएगा तो उसका आधा पावर उसके पास चले जाएगा। तो रावण को जब पता चला, तो रावण ने पहले सोचा कि मैं जाके इसको हराऊंगा, और अगर नहीं हरा पाया तो इससे दोस्ती कर लूंगा। तो रावण जाता है और रावण उससे लड़ाई कर रहा होता है, पीछे से सोचता है कि जाऊंगा इसको पकड़ लूंगा, और वाली बैठ के अपना गायत्री कर रहा होता है एक समुद्र के किनारे। तो वाली को पहले ही पता चलता है, वाली क्या करता है, अपनी पूंछ एक्सटेंड करके रावण को, लंकेश रावण को, है ना, परम विजयी लंकेश रावण को पूंछ से बांध देता है। और वो रावण पूरा ट्राई करता है कैसे छूटूं मैं इससे, कैसे बाहर निकलूं, निकल ही नहीं पाता है। फिर जाता है अगले घाट पे, जाता है वहां पे गायत्री करता है, ऐसे 7 समुंदर जाता है वाली। अपना जब गायत्री पूरा हो जाता है उसके बाद वो खोलता है रावण को, तो बोलता है वाली से कि हाँ आप क्यों आए थे, क्या कहना चाह रहे थे। तो रावण बोलता है, हंसने लगता है, कहता है मैं तो जी आपसे दोस्ती करने आया था, आप बड़े शक्तिशाली हैं, मैं भी बड़ा शक्तिशाली हूँ, दो शक्तिशाली
लोगों को तो दोस्त बन जाना चाहिए, है ना। तो चलो, वो दोस्ती करते हैं, यज्ञ करते हैं, और वाल्मीकि रावण में आता है, रामायण में आता है कि वो दोनों भाव लेते हैं कि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है नहीं। मतलब इवन यहाँ तक कि अगर मेरी बीवी तेरी बीवी, तेरी बीवी मेरी बीवी, इस लेवल तक की फ्रेंडशिप की बात करते हैं। और सेम कल्चर, सेम माइंडसेट आप देखेंगे आज भी पाया जा रहा है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वाइफ स्वैपिंग, ये सारे कल्चर आप देखोगे, ये सब चीजें प्रोमिनेंट हो गया है। एयरटेल ने गाना भी बना दिया था इस पे, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा, यही दोस्ती है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव सेंस में बनाया था, बट उसको एक्सटेंड बहुत हद तक इस लेवल तक जाके लोग करने लगे हैं। मेंटालिटी कहाँ से आ रही है? दिस इज रावण मेंटालिटी। सो रावण, रावण से हम रावण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी होती है वो कैटेगरी जो कि सुन के समझ जाते हैं, दे लर्न फ्रॉम हियरिंग। किसी ने बोला कि भाई पंखे में उंगली मत डालो, तो समझ जाएगा हाँ पंखे में उंगली मत डालेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ना, नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं, वो सीखते हैं, लर्न फ्रॉम सीइंग। एक व्यक्ति ने बोला गया पापा मैंने सिगरेट नहीं पीना है, डब्बे पे पढ़ा, उसने बोला ठीक है नहीं पीना। फिर देखता, वो दूसरा कैटेगरी होती है जो जब जब देखेगा नहीं कि भाई इसने उंगली डाला, इसका कट गया, तो पंखे में उंगली नहीं डालना चाहिए, ठीक है। उसको क्लियर हो गया नॉलेज, दूसरे को देख के सीख लेता है, ठीक है। इसलिए हमें लाइफ में लोगों को देखना चाहिए, लेकिन हर चीज जरूरी नहीं कि हम गो थ्रू करें तभी हम सीखें। 2 चीजें, सबसे पहले तो प्रयास करना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रवण करके सीखिए। अगर श्रवण करके नहीं सीख पा रहे हैं तो एटलीस्ट लाइफ में हमें देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। हमारी लाइफ बताएं कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। आप रामायण लेके बैठ जाइए, भागवतम भगवत गीता लेके बैठ जाइए, पढ़िए और ऐसे संसार को देखिए, पढ़िए ऐसे संसार को देखिए, पढ़िए ऐसे संसार को देखिए, अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है लर्निंग आफ्टर सीइंग। तीसरी कैटेगरी होती है, देखेगा कि भाई, सुनेगा कि उंगली नहीं डालना चाहिए, उसने देखा, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं नहीं हम ट्राई करेंगे नहीं। कई लोग बोलते हैं अरे ये फिल्टर वाली है, कंपनी लिख के बेच रही है, देख रहा है उनको कैंसर हो रहा है, उनको कैंसर हो, अलग अलग लॉजिक देगा कि ये तो भाई ये वाली ब्रांड है, ये फिल्टर वाली है, ये इलेक्ट्रिक वाली है, ठीक है नहीं, ये है, ये तो इलायची ही तो है, इसमें अलग अलग रीजन लॉजिक देगा, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग एक्सपीरियंस करके सीखेंगे, लेकिन खुद से जब तक गलती नहीं होती तब तक नहीं सीखते। वो डालेगा उंगली में, करंट मारेगा या फिर कट जाएगा हाथ, तो उसको क्लियर हो जाएगा भाई, पंखे में लिख देगा, फिर पंखे में उंगली डालने से कट जाता है। चौथी कैटेगरी होती है हम नहीं, एचएनएस कैटेगरी, इसको बोलते हैं हम नहीं सुधरेंगे कैटेगरी। हम कुछ भी हो जाए हम सुधरेंगे ही नहीं, ठीक है। हम बिलीव नहीं करेंगे, इथिस्टिक थॉट प्रोसेस होता है। क्या होता है ये थॉट प्रोसेस? जैसे रावण था, वो ये था हम नहीं सुधरेंगे, उसको ऐसा नहीं कि बहुत समझाया नहीं किसी ने, बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन उसने हमेशा क्या, अब जा रहे हैं क्या पीडीएफ से ये, तो हम नहीं सुधरेंगे कैटेगरी। ऐसा नहीं होता कि उस रावण को किसी ने समझाया नहीं, बहुत समझाया गया था उसको, लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला कि हम मैं मानूंगा ही नहीं, कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं सीखूंगा। जब सॉरी अंगद अंगद गए, तो अंगद जैसे ही गए और उन्होंने बोला कि सीता जी को वापस कर दो, तो उसने बोला नहीं वापस नहीं करूंगा, जाओ।
उसने बोला तुम लड़ने आए हो, तुम है ना बंदर हो, तुम मेरे से लड़ोगे, तुम्हारी जैसी सेना मेरे से लड़ने आएगी? राम क्या ऐसी सेना को लेके आए हैं? कौन हो तुम? तो अंगद ने बोला मैं वाली पुत्र हूँ। तो थोड़ा रावण एकदम हिल गया कि भाई वाली पुत्र। उसने बोला कि अच्छा आप वाली पुत्र हैं, अच्छा वो ही वाली? बोला कि हाँ मैं वाली पुत्र हूँ। उसने बोला वाली कैसे हैं? अंगद ने बोला मर गए वो। कहता वाली मर गया? किसने मारा? भगवान राम ने। अरे मर गया, भगवान राम ने मारा? कैसे मारा? एक बाण से वाली को खत्म कर दिया। रावण को इंडिकेशन था ये कि भाई वाली जिसके आगे मैं झुक गया था, जिससे मैंने मैत्री कर दी, उस व्यक्ति को राम नाम का जो भी है एक बाण से मार दिया। एक बाण से कौन मरता है? हार्डली कोई एक बाण से मरता है। उसको एक बाण से मार दिया एक मनुष्य ने। ये नॉर्मल नहीं हो सकते, जरूर कुछ ना कुछ है। अंगद ने बोला इसलिए कहता हूं वापस कर दो। उसने बोला मैं नहीं मानता। अहंकार, अहंकार के कारण व्यक्ति कई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रीजन, लॉजिक, रैशनैलिटी। इसलिए बोलते हैं ज्ञान को सीखने के लिए ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। लेकिन आप कई लोगों से डिबेट करोगे, डिस्कशन करोगे, वो ऐसा नहीं हो कि रीजन लॉजिक के लिए वो डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं। नो, कई लोग अहंकार की वजह से डिस्कशन डिबेट कर रहे होते हैं। अहंकार। फिर अंगद ने बोला तुम जानना चाहते हो कितनी शक्ति है उनमें, राम में? और अंगद क्या करते हैं, भगवान राम का नाम बोलते हैं और एकदम पैर को ऐसे गाड़ देते हैं। बोलते हैं कि आप में से किसी में हिम्मत है इस पैर को हिला के दिखाइए। तो पहले उनके मिनिस्टर्स आते हैं, फिर उनका बेटा आता है, कोई नहीं हिला पाता। रावण आता है, फिर रावण पैर पैर पकड़ के हिलाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल हिला ही नहीं पाते हैं। फिर बोलते हैं चलिए आपसे पैर नहीं हिल रहा, मैं एक अंगूठे पे वो कर लेता हूँ, आप मेरा अंगूठा हिला के दिखा दीजिए। रावण पूरी शक्ति लगा के भरी प्रजा के सामने प्रयास करता है, लेकिन हिला नहीं पाता। अंगद बोलते हैं कि जब उनके नाम में इतनी शक्ति है, आप सोचिए उनमें कितनी शक्ति होगी। हे रावण अभी भी मौका है, छोड़ दो। लेकिन रावण क्या बोलता है, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। फिर सुतल लोक में जाता है राजा बलि के पास, है ना, बोलता है कि प्लीज हमें हेल्प कीजिए, आप नहीं हेल्प करेंगे तो कैसे होगा, है ना, ऐसा ऐसा हम लॉस, हमारे पूरी आर्मी कम होते जा रही है। युद्ध चल रहा होता उसी समय। सो ले जाते हैं उनको, कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, चलो थोड़ा दिखाता हूँ। एक राजा बलि जो कि पर पोते थे ध्रुव महाराज के, ले जाते हैं और राजा बलि दिखाते हैं ऐसे कि जाके देखता है कि एक सोने का पहाड़ है। तो जैसे ही रावण देखता है सोने का पहाड़, तुरंत कूद जाता है, तुरंत उसको गले लगाने लगता है। तो रावण पूछता है बलि महाराज से कि सोने का पहाड़ आया कैसे आपके पास? बोलता है कि उनको ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, बोलते हैं आइए मैं अपने पैलेस से दिखाता हूँ। तो जाके पैलेस से दिखाते हैं, ऊपर पैलेस में बैठ के देखता है तो देखता है कि वो सोने का पहाड़ नहीं है, ऊपर से देखने से लग रहा है किसी का कान का कुंडल है। बोलते हैं कि ये जो देख रहे हो ये मेरे पर दादा हिरण्यकशिपु का है कान का कुंडल, और यही प्रभु श्री राम जिनसे तुम युद्ध करना चाह रहे हो वो आए थे नरसिंह अवतार में, सतयुग में, और उन्होंने हिरण्यकशिपु को ऐसे, जिनका तुम कुंडल नहीं उठा पा रहे हो, उनको जस्ट ऐसे हाथ से खत्म कर दिया था। और बॉडी को ऐसे फेंका था, बॉडी कहाँ कहाँ गिरी थी, ये कुंडल यहाँ आके गिरा था, ये यहीं पे है तब से। तुम उनका कुंडल नहीं उठा पा रहे हो, वो व्यक्ति अभी और शक्ति के साथ यहाँ पे प्रकट हुए हैं, तुम उनसे पंगा ले रहे हो। अभी भी समय है रावण, वापस कर दो। उसने क्या बोला, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इनकाउंटर हुए। कई लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो दिखाओ, है ना, कई इनकाउंटर्स होते हैं लाइफ में, बट दे डोंट बिलीव इट। ठीक है,
अहंकार के कारण। तो इसलिए हमें रावण से सीखते हैं कि अहंकारी होना सबसे बड़ा श्राप है एक तरह से ज्ञान और स्पिरिचुअल पाथ। दूसरा आता है हनुमान जी की जर्नी। तो जब ये लोग जर्नी पे निकलते हैं, जब युद्ध के बाद सॉरी सुग्रीव को मना लेते हैं, लक्ष्मण जी डरा देते हैं, फिर सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकलते हैं सीता जी की खोज के लिए। और हनुमान जी की जो तो खोजते 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 कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि सब हतोत्साहित होते हैं और सारे कहते हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहेंगे। पूरी वानर सेना कहती है हम वापस नहीं जाना चाहेंगे, हम क्या करना चाहेंगे, हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो सब डिसाइड करते हैं कि चलो आत्महत्या ही करना है। क्या करते हैं, रामायण सुन लेते हैं, उसके बाद आत्महत्या करेंगे। और रामायण सुन रहे होते हैं वो, हनुमान जी और बाकी लोग रामायण सुना रहे होते हैं। उसी प्रोसेस में उनको फिर आगे हेल्प मिलती है। सो उनको बताया जाता है कि इसी डायरेक्शन में रावण लेके गया था। जो जटायु का भाई रहते हैं वो मिलते हैं और वो बताते हैं रामायण सुनते सुनते, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, संपाति, यस, संपाति बताते हैं कि इसी डायरेक्शन में ले गए हैं। तो फिर उन लोगों को फिर से रामायण सुनने के बाद होप सी आती है, संपाति के मिलने के बाद होप सी आती है और वो उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। फिर समझ में आता है कि भाई समुद्र को क्रॉस कैसे करेंगे। तो सब लोग बैठे होते हैं, सब कोई कहते हैं कि भाई मैं आधा ये छलांग लगा के आधा तक जा सकता हूँ, है ना। अंगद बोलते हैं मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन सब बिल्डर रहते कैसे करेगा, कौन करेगा। जामवन कहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तभी हनुमान जी उधर शांति से बैठे रहते हैं। हनुमान जी के अंदर इतनी कैपेसिटी रहती है, इतने पोटेंशियल रहता है, लेकिन वो क्या होता है, अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेसिटी को भूल चुके होते हैं। तभी क्या करते हैं, जामवन जी उनको याद दिलाते हैं कि भाई आपने बचपन में आपने तो सूर्य को पकड़ लिया था, ये तो कुछ नहीं है आपके लिए। और वो उनको ऐसा रहता है कि उनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी और जब कोई याद दिलाएगा तो फिर से वो रीगेन कर लेंगे। तो जामवन जी के डिस्कस करने से, याद दिलाने से, तो हनुमान जी को याद आ जाती है अपनी शक्तियां और वो क्रॉस करते हैं, मूव करते हैं लंका की तरफ। तो उसी प्रकार से लाइफ में भी हमारे, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल पोटेंशियल्स हैं। हम सबकी अलग अलग पर्सनालिटी, हम सब किसी न किसी पर्पस के लिए हैं, बट हम भूल जाते हैं कई कारणों से, कलयुग के प्रभाव से, कई कारणों से हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसीलिए लाइफ में, हर व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई जामवंत होना चाहिए, कोई ना कोई मेंटर जो कि उस व्यक्ति की क्वालिटीज को जाने, इनहेंस करे, उस स्पार्क को फायर बना सके। हमारी लाइफ में जामवंत जैसे लोग होना बहुत जरूरी है। इस समाज में लोगों को जामवंत चाहिए जो कि लोगों के पोटेंशियल्स को पहचाने, परखे और उनको एक फायर बनाए। फिर हनुमान जी जर्नी करते हैं लंका की तरफ। उस जर्नी में बहुत कुछ होता है। सो उससे हम, उस जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि बहुत बड़ा है, समय हो गया है, मैं कुछ टाइम एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या? मैं लेट भी स्टार्ट किया था। ठीक है। सो जब जाने लगते हैं तो 4 प्रकार के हर्डल्स मिलते हैं हनुमान जी को। ये 4 हर्डल्स हमारे जीवन में भी, अगर हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अटेन करना चाहते हैं, कुछ किसी प्रोजेक्ट पे, किसी मिशन पे, या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, ये 4 प्रकार के हर्डल्स हमें भी आएंगे। पहला आता है, जब जाते हैं तो सबसे पहले एक सोने का माउंटेन दिखता है हनुमान जी को, मैनक। लेकिन मैनक होता है राक्षस, तो वो सोने के माउंटेन के फॉर्म में आता है और वो इनवाइट करता है हनुमान जी को कि आप आइए, यहाँ पे बैठिए। जलाशय बना होता है, बोलिए आप बैठिए, थोड़ा जल ग्रहण कीजिए, थोड़ा सा, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, थोड़ा सा सुस्ता लीजिए। लेकिन उनको ऑफर करता है थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी क्या करते हैं, उसको जस्ट टच करते हैं और फिर निकल जाते हैं। जो मैनक है, ये मैनक रिप्रेजेंट करता है कंफर्ट जोन।
हमारी लाइफ में। हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, इवन आज का दिन का भी हमने प्लान किया होगा 10 चीजें करूंगा, लेकिन बट क्या आता है, मेहनत आता है कंफर्ट जोन, वो क्या करेगा, बुलाएगा, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं आप, 20 मिनट पढ़ लिए, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेट लेते हैं थोड़ा सा, आंख 10 मिनट पावर नैप ले लेते हैं। पावर नैप के लिए जाता है फिर व्यक्ति एकदम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं। लेकिन ये कंफर्ट जोन जो कि क्या करता है, हमें ब्लॉक करता है। इसलिए कंफर्ट जोन में ना रह के हमें क्या रहना चाहिए, स्ट्रेस जोन में हमेशा। तो ये कंफर्ट जोन क्या करता है, हमें हमेशा डाइवर्ट करता है, डेविएट करता है, हमारा समय खा जाता है। तो फिर धीरे धीरे एक समय, कुछ टाइम बाद कंफर्ट जोन में रहने के बाद एक समय आता है, ऐसा लगता है कि समय तो निकल गया यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे? सो कंफर्ट जोन को क्या करना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने रेस्पेक्टफुली अवॉइड किया, वैसे कंफर्ट जोन को रेस्पेक्टफुली अवॉइड करना चाहिए। फिर आगे जाते जाते उनको एक राक्षसी मिलती है, सूरसा। सूरसा क्या होती है, उसकी राक्षसी होता है, वो बोलती है कि मुझे इस वर प्राप्त है कि जो भी समुद्र के पार इस रास्ते से जाएगा उसको मेरे मुख के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपना साइज बड़ा कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। सूरसा देखती है, वो क्या कर लेती है, अपना साइज ट्रिपल कर लेती है। हनुमान जी 4 टाइम्स करते हैं, सूरसा 5 टाइम्स करती है। हनुमान जी 10 टाइम्स करते हैं, वो 20 टाइम्स करती है। हनुमान जी 80 टाइम्स करते हैं, वो 100 टाइम्स कर दिए। तो हनुमान जी को समझ में आ रहा था कि इससे तो कुछ हो नहीं रहा। तुरंत हनुमान जी क्या होते हैं, एकदम से एक मक्खी के बराबर हो जाते हैं और उसके मुख में प्रवेश करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि आपको यही वर प्राप्त था कि आपके मुख से जाना पड़ेगा, मैं मुख के अंदर से आ गया, तो मुझे जाने दीजिए। सो फिर वो जाने देती है। सूरसा रिप्रेजेंट करती है कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी। ठीक है, कई बार हम किसी गोल पाथ पे होंगे, कुछ लोग हमें अननेसेसरी, कुछ लोग या फिर हम खुद ही अननेसेसरी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी में जाएंगे। ठीक है, compete करने लगते हैं, compete करने लगते हैं। मतलब हम एक दिखावे की जिंदगी जीने लगते हैं कि तूने, आपने नहीं देखा है, आपने देखा होगा दिल्ली में अगर आप रह रहे होंगे, अगर पॉश कॉलोनी में जाएंगे, हमेशा मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और क्यों कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि बगल वाले ने अपना घर रेनोवेट किया है, तो मुझे भी करना है। कार क्यों खरीदनी है, मैंने देखा अच्छी अच्छी कार रहती है लोगों के पास, ब्रीजा ये वो, बट कार क्यों खरीदनी, क्योंकि बगल वाले ने खरीद ली। कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी में फंस जाते हैं कई बार। लाइफ में हम कई बार कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, कैसा ड्रेस पहन रहा है मुझे भी अच्छा पहनना है, तो क्या क्या बोलता है मुझे भी ये सब सीखना है। इस प्रोसेस में हम अपने गोल से डाइवर्ट हो सकते हैं। हनुमान जी ने इसको कैसे अवॉइड किया, सूरसा को छोटा होके, हम्बल रह के एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है ना, कि मैं छोटा हूँ। एक बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, बोला कि मैं और मेरे 8 दोस्तों को पंडित जी आप समझा दोगे। कई बार पहले भी आ चुका था हमारे स्टॉल पे, उस दिन 10 दोस्त लेके आया था जानबूझ के डिबेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। आप समझा लोगे तो हम आपके कोर्स के लिए रास्ता कर लेंगे। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं पाऊंगा। आया था कि भाई ये तो बहुत समझाते हैं, बोलेंगे ये कुछ। मैंने कहा जी सॉरी, मैं समझा, आप लोग बहुत एडवांस है, मैं समझा नहीं पाऊंगा। है ना, टाइम वेस्ट करने, कई लोग टाइम वेस्ट करते हैं अननेसेसरी डिस्कशन करके। हॉस्टल में भी ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको, कहेंगे अच्छा बता तो ये डार्विन ने, भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, अरे है ना, दुर्योधन के साथ, कर्ण के साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब नहीं है कुछ भी। लेकिन हम जेएनयू में जाते हैं, लोग क्वेश्चन ऐसे करते हैं, अरे दलित के साथ ऐसा क्यों किया, है ना, तुरंत ये सब बातें आएंगे। मैंने बोला आप भगवान एग्जिस्ट करते हैं ये मानते हो, पहले तो ये बताओ। अगर वो कहता है हाँ, तो मैं बोलता हूँ प्रूफ करो, मैं एथियस्ट बन जाता हूँ। प्रूफ कर नहीं पाता है, कहता है नहीं, तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हो जब मानते ही नहीं हो तो। जब मान, ये आश्चर्य नहीं लगता, कई लोग कहते हैं माइथोलॉजी है और क्वेश्चन पूछते हैं उसी से रिलेटेड। तो कई लोग जस्ट इस फॉर्म में आएंगे, है ना, जबरदस्ती टाइम वेस्ट, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी। कई बार हम उसमें इंटेंगल हो जाते हैं, हम डिविएट हो जाते हैं अपने पर्पस, पाथ, मिशन से, लाइफ में जो करना चाहते हैं।
लेकिन अननेसेसरी चीज है सी। राम जी ने क्या किया, हाँ ह्यूमिलिटी है, छोटे हो गए, छोटे हो जाइए, छोटे होके आगे बढ़िए, लेकिन प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए, कंपटीशन पे नहीं। तीसरा मिला सिंह का, तो आगे जाते रहे, रास्ते में क्या हुआ, हनुमान जी आगे नहीं बढ़ पा रहे, पूरा प्रयास कर बढ़ ही नहीं पा रहे। देखा कि एक राक्षसी है, उसने क्या किया है, हनुमान जी की शैडो को पकड़ रखा है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो सिंह का रिप्रेजेंट करती है एनवी, एनवियसनेस। दो प्रकार के एनवी होते हैं, एक हमारे हृदय में और एक किसी, बहुत सारे ऐसे एनवियस लोग होंगे। हनुमान जी ने क्या किया, उसको मार दिया, डिस्ट्रॉय किया। तो एनवी ऐसी चीज है ना, आप हमारे अंदर एंगर, प्राइड, हर चीज क्या है ना, वो सबको भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। एक चीज को हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, वो है एनवी, ईर्ष्या। उसको खत्म करना ही पड़ेगा। सो ये एनवी इज रूट कॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सो लाइफ में एनवी आ रही है अगर, इसको क्या करना चाहिए, हमें डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करना चाहिए। फिर जब पहुंच गए, वहां पे मिली लंकिनी, उसने बोला कि तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने क्या किया, उसको खींच के एक झापड़ दिया। जैसे ही झापड़ दिया, कहती है हाँ जी जाइए, आगे जाइए। उसने बोला कि मुझे श्राप मिला हुआ था, मुझे श्राप मिला था कि जब कोई बंदर आके तुम्हें जब मारेगा तभी तुम इस श्राप से मुक्त होगी, नहीं तो तब तक तुम्हें यहीं इस जगह से अटैच रहना पड़ेगा। तो लंकिनी रिप्रेजेंट करती है अटैचमेंट्स, ठीक है। लाइफ में हम कई चीजों से, कई थॉट प्रोसेस से, कई चीजों से, कई लोगों से, कई पोस्ट पोजीशन से, कई बायसेस से अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अटैच, पकड़ के रखे रहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अटैचमेंट्स। कई अटैचमेंट्स हमें हमारे पाथ पे प्रोग्रेस नहीं करने देंगे, ठीक है। कुछ लोगों के अटैचमेंट, कुछ सेंसेस के अटैचमेंट, ठीक है, सेंसुअल प्लेजर्स के अटैचमेंट, हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम इतना ज्यादा अटैच हैं, उसको छोड़ नहीं पाते। सो इस अटैचमेंट से, लेकिन हमें पता है कि भाई सोशल मीडिया अननेसेसरी ऐसे ऐसे करना टाइम वेस्ट है, मेरा पाथ ये सब पे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बट हम अटैच रहते हैं। तो इस अटैचमेंट से कैसे बाहर आ सकते हैं हम, जैसे हनुमान जी ने किया। हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं गुरु। गुरु का काम क्या है, गुरु वर्ड का मतलब है हैवी, ही इज हैवी, ठीक है। हैवी मतलब ही विल स्लैप आवर अटैचमेंट्स। स्पिरिचुअल क्लास मतलब क्या होना चाहिए, इट इज जस्ट लाइक ए बॉक्सिंग मैच, लेकिन आप जब कोई भी स्पिरिचुअल क्लास अटेंड करो, ऐसा होना चाहिए कि हमारे कुछ अटैचमेंट्स को हिट किया गया हो। स्पिरिचुअल क्लास इज नॉट मेंट ओनली फॉर discussing very esoteric pastimes of Radha and Krishna. No. Initially spiritual class should be, उसका मतलब ही ये होना चाहिए कि हमारे कुछ हमारे कुछ मटेरियल अटैचमेंट्स पे हिट हो, ताकि हम उसको डो टेल करें स्पिरिचुअल अटैचमेंट की तरफ। आई एम नॉट सेइंग अटैचमेंट इज बैड, बट मटेरियल अटैचमेंट इज बैड। वी शुड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू स्पिरिचुअल अटैचमेंट। तो आगे भी बहुत है, थोड़ा सा और करते हैं। फिर हनुमान जी जब जाते हैं तो सीता जी से मिलते हैं। तो सबसे पहले सीता जी क्या थी, सीता जी क्या करती हैं, सीता जी परेशान हो चुकी रहती हैं और वो भी प्रयास कर रही होती है कि मैं भी अपना जीवन त्याग देती हूँ, ऐसा सोच ही रही होती है। तभी हनुमान जी पहुंचते हैं और हनुमान जी क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा साइज ले लेते हैं और इतना छोटा सा साइज लेके उस पेड़ के पत्ते के पीछे जाके छुप जाते हैं और क्या करते हैं, रामायण नरेट करना स्टार्ट करते हैं। रामायण नरेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही रामायण सुनती हैं सीता जी, तो उनका प्लान चेंज हो जाता है। फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं सीता जी के सामने और सीता जी जब देखती हैं और बताते हैं कि मैं राम जी की सेना से हूँ, तो सीता जी समझ जाती हैं कि भाई ये सेना से है। लेकिन सीता जी को डाउट रहता है कि यार राम जी की सेना में क्या सभी लोग, मतलब सीता जी डायरेक्ट बोल नहीं पाती हैं कि आप इतने छोटे हो,
सो सीता जी इनडायरेक्टली बोलते हैं कि क्या प्रभु श्री राम की सेना में आपके जैसे सब लोग हैं? तो फिर क्या करते हैं, तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि शायद डाउट है कि भाई सब छोटे हैं, इतने छोटे छोटे बंदर जैसे हैं। तो फिर हनुमान जी क्या करते हैं, अपना साइज बड़ा कर लेते हैं। तो सीता जी को कन्विक्शन आ जाता है, और इस तरह से फिर हनुमान जी बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलिए। सीता जी को बोलते हैं आप मेरे साथ चलिए। सो बोलते हैं कि नहीं, कई सारे रीजंस देती हैं इनिशियली सीता जी। पहला रीजन देती हैं कि आप पर पुरुष हैं, मैं पर पुरुष के संग में कैसे आ सकती हूँ। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो आपका पुत्र के समान हूँ और आप मेरी माता के समान हैं, तो माता तो पुत्र को स्पर्श कर ही सकती है। आप मेरे पीठ पे बैठ के चलिए। प्रभु श्री राम भी बैठे थे। सो फिर मना कर देती हैं, कहते हैं कि मैं गिर गई तो, पानी में गिर गई तो। हनुमान जी बोलते हैं कि आप तो स्वयं भूमि है, ठीक है ना, आपको किस बात का डर। तो लास्ट में जाके वो रीजन देती है, मेन रीजन, कि मैं नहीं चाहती कि जब फ्यूचर में रामायण एज ए हिस्ट्री लिखी जाएगी, सो ये हिस्ट्री इस प्रकार से लिखी जाए कि एक व्यक्ति था रावण, वो राम की पत्नी को उठा के ले गया, और फिर एक हनुमान जी ने सीता जी को वापस लेके आए, ठीक है, और राम ने कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि हिस्ट्री ऐसे लिखी जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम ही आए मुझे बचाने, ताकि राम जी का नाम ग्लोरीफाई हो, उनके कार्य ग्लोरीफाई हो। तो इसलिए हनुमान जी फिर समझ जाते हैं और फिर इसलिए जाते नहीं हैं। सो ये कॉन्वर्सेशन होता है मदर सीता और हनुमान जी के बीच में। तो जब राम जी जाते हैं और तो बताते हैं, जैसे हनुमान जी वापस जाते हैं, बोलते हैं कि हम मैं सीता जी से मिल के आया। इस बीच में बहुत कुछ करते हैं वो, रावण लंका जलावला देते हैं। तो जाते हैं, जैसे बोलते हैं तो सारे बंदर एक्साइटेड हो जाते हैं और जाते हैं सब सुग्रीव के किंगडम में, और सब क्या करते हैं, पेड़ उखाड़ना चालू कर देते हैं, सब कुछ फल तोड़ना चालू कर देते हैं। तो कई सोल्जर्स प्रयास करते हैं रोकने का, रोक ही नहीं पाते हैं। जाते हैं सुग्रीव को बताते हैं कि क्या हुआ, कुछ एक टीम आई है और आते ही सब कुछ तोड़ फाड़ रही है। सुग्रीव समझ जाते हैं कि बंदर जब खुश होते हैं तो तोड़ फाड़ मचाते हैं, मतलब सीता जी का पता लग गया है। तो तुरंत भगवान राम को लेके जाते हैं हनुमान जी के पास और फिर बताते हैं। और हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी से, जब उनको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सीता जी का पता लग गया है और इस तरह से है। और सीता जी ने बोला होता है कि आप भगवान को बोलिएगा कि 30 दिन के अंदर अगर वो लेने नहीं आए तो मैं शरीर को छोड़ दूंगी। तो इस तरह से बताते हैं। तो प्रभु श्री राम बहुत खुश होते हैं और क्या करते हैं, वो हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। और जैसे ही गले लगाते हैं और बोलते हैं कि वहीं लक्ष्मण जी भी खड़े होते हैं, भगवान राम खड़े होते हैं और हनुमान जी खड़े होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम्हें पता है, हनुमान जी से बोलते हैं कि हनुमान तुम्हें पता है मैं तुम्हें लक्ष्मण से 2 गुना ज्यादा प्रेम करता हूँ। सो हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम्हें ये सुन के क्या लगा, कैसा लगा। तो उन्होंने बोला, हनुमान जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आप भगवान, मतलब जनरली व्यक्ति जब होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ, ठीक है। ये सबसे टॉप मोस्ट सीमा होती है किसी व्यक्ति की प्रेम की। हनुमान जी बोलते हैं कि इससे ये पता चलता है आप लक्ष्मण जी से कितना प्रेम करते हैं। ही इज मोर डियर टू योरसेल्फ, तो आपको आपसे भी प्रिय है, इसलिए लक्ष्मण जी ग्लोरियस है। तो फिर राम जी मुड़ते हैं, है ना, लक्ष्मण जी के प्रति कि हे लक्ष्मण तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने ऐसा बोला कि सॉरी, हाँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने ऐसा बोला कि मैं तुमसे डबल प्रेम करता हूँ हनुमान को। उन्होंने बोला नो, हनुमान डिजर्व करता है। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हनुमान डिजर्व करता है। मैं इतने समय मैया सीता के पास रहा, लेकिन फिर भी इतना फेथ, इतना ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाया, और वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और उन्होंने मेरे पे डाउट किया। लेकिन हनुमान ने इतने कम समय में कितना ज्यादा ट्रस्ट डेवलप कर लिया। मैया सीता से मिल के आया, है ना, उनसे डायरेक्ट मिल के आया,
तो इतना ट्रस्ट डेवलप के लिए, सो वो लायक है, वो काबिल है। तो ये कल्चर है अयोध्या का। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इट इज नॉट कि हाँ हाँ नहीं नहीं मैं तो अच्छा हूँ, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन इस तरीके से लक्ष्मण जी से हमें सीखने को मिलता है कि लक्ष्मण जी जब सोने के हिरन के पीछे भगवान राम भागे, सीता जी ने बोला, और फिर उधर से आवाज आने लगी कि है ना, हे लक्ष्मण, हे सीता, मेरी रक्षा करो। तो सीता जी बोलती हैं, जाओ लक्ष्मण, है ना, जाओ, आप, आपके भैया राम खतरे में हैं, आप जाइए। और तो लक्ष्मण जी तो समझ जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाना चाह रहे होते, फिर भी राम, सीता जी क्या करती हैं, पुश करती हैं बहुत ज्यादा। फिर सीता जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि लक्ष्मण जी आपकी नीयत खराब हो गई है, आपके भ्राताश्री के जाने के कारण आपकी नीयत खराब हो गई है, और इस वजह से आप जा नहीं रहे हैं। जस्ट इतना ही बोलती है। और लक्ष्मण जी के लिए बहुत हार्श वर्ड है ये एक तरह से। आप सोच के देखिए, जिन्होंने प्रभु श्री राम और सीता मैया की रक्षा के लिए, की सेवा के लिए, इवन अपनी बीवी को छोड़ के आए, लेकिन जस्ट इनकी सेवा किए, 14 साल तक बिना सोए, बिना सोए वो सेवा की। जिस व्यक्ति के लिए सेवा की, वही व्यक्ति क्या बोल रहा है, वही व्यक्ति आपके इंटेंट पे डाउट कर रहा हो। व्हाट हैपेंस, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमारा फेथ हिल सा जाता है। जिनसे हम प्रेम कर रहे होते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, वो लोग ही से जब ऐसा आता है रेसिप्रोकेशन, व्हाट हैपेंस, हमारा फेथ हिल सा जाता है, शेक हो जाते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, ज्यादातर रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं। लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने इस समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, पॉज बटन। लक्ष्मण जी ने क्या किया, पॉज बटन दबाया। उन्होंने पॉज बटन दबाया और सोचा कि यार, मेरी लाइफ में इतना कुछ इन्वेस्ट किया प्रभु श्री राम और सीता मैया ने, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, इतना प्रेम दिया, हमेशा साथ रखा, इतना रेस्पेक्ट, इतना क्रेडिट दिया। आज एक लाइन गलती से निकल भी गई मुंह से, उसमें इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी ना हो गई। लेकिन ज्यादातर लोग वो पॉज बटन नहीं दबा पाते अपने जीवन में। एक लाइन, एक वर्ड, एक टेक्स्ट मैसेज में सबसे पुअर वे ऑफ कम्युनिकेशन है टेक्स्ट मैसेज। आप भेजते हो कुछ लिख के, पढ़ता है कुछ, आपका इंटेंट होता है कुछ, तो समझता है कुछ। जब से ये आया है तब से कम्युनिकेशन, कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स अच्छे हो गए, बट कम्युनिकेशन चैनल का आचार डालेंगे जब कम्युनिकेशन ही खराब हो गए, कम्युनिकेशन चैनल का हम करेंगे क्या। लेकिन जब लोगों के डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से, क्यों, क्योंकि लोग अपने जीवन में वो पॉज बटन नहीं दबा पाते। लक्ष्मण जी ने सिखाया कि वो पॉज बटन दबाया। ऐसा नहीं था कि हमेशा ही एग्री करते थे लक्ष्मण जी, भगवान राम से भी एग्री नहीं करते थे कई बार, लेकिन क्या करते थे, पॉज बटन दबाते थे। लेकिन उनके विचार, उनको भी लगता था नहीं नहीं इतना मतलब ये तो सही नहीं हो सकता था, उनको लगता था नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, लेकिन सुनते थे, पॉज बटन दबा पाते थे। उसी प्रकार से हमें भी लाइफ में कई बार ऐसा लगता था कि नहीं ये नहीं, ऐसे सही होगा, लेकिन उस समय पे, उस अर्ज पे पॉज बटन दबा पाना, दैट इज रियल स्पिरिचुअल वैल्यू। सो हम, ये है रामायण का छोटा सा डिस्कशन। हम प्लान करेंगे, अगर आप सब पार्ट बनना चाहें, सो हम प्लान कर सकते हैं कि रामायण भगवत गीता के बाद रामायण की सीरीज स्टार्टिंग से करें। रामायण में बहुत कुछ सीखने को है, और वो भी अराउंड 20-21 वीक्स की सीरीज है, रामायण की सीरीज, जो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं भगवत गीता के बाद। ऐसे शॉर्ट स्टोरीज, और हर स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं। सो भगवत गीता से अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन डिस्कशन में रामायण से, उसमें बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज हैं जिससे हम स्टोरीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर्सनल लाइफ के लिए और सोशल लाइफ के लिए। सो आप सब जो भी इंटरेस्टेड होंगे, आप सब बताइएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और हम प्लान करेंगे जैसे ही ये 3 वीक बाद खत्म होगा, हम वो स्टार्ट कर सकते हैं वीकली वंस। ठीक है।
हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन है अभी तक, पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स कई सारे ऐसे डाउट्स होंगे आप लोगों के जो कि सोशल उसमें होते हैं कि सीता जी को वनवास क्यों भेजा है कि नहीं, इस तरह से कई सारे अग्नि परीक्षा क्यों ली, तो वो सब हम वो सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे उस सीरीज में, है ना। कई चीजें कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछने का क्या ही फायदा, लेकिन अब कोई व्यक्ति मेरा एक लाइन इधर से क्लिप काट के और सर्कुलेट करे, देखो ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। बेस्ट होता है प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में चीजों को डिस्कस करना, तो है। ठीक है, अभी आज के सेशन से पर्सनल लेवल पे कुछ क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कहा रावण मेंटालिटी जो होती है उसमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन प्रभु जी कई बार व्यवहार रहते हैं, जैसे पैसों का व्यवहार हो गया, उसमें कदाचित जो मतलब हम थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन गुस्सा करते उन लोगों पे, लेकिन वो करना जायज है क्योंकि वो व्यवहार है, तो क्या इज इट राइट? मैं समझ नहीं पाया। मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे घर पे कोई काम वाली बाई है, तो फिर वो कोई काम सही नहीं कर रही है, तो हमें पता है कि वो हमारे लिए करे, लेकिन हम उन्हें पैसे दे रहे हैं उस बात के, तो क्या उस समय उन पर गुस्सा करना राइट है? आपने कहा कि नहीं करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। देखिए, ये आपका पॉइंट सही है, ऑफकोर्स हम पैसे दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, बट ये मॉडर्न कल्चर है एक्चुअली। और कहीं ना कहीं आप देखो लाइफ में, अभी हम देख ही रहे हैं, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, जो कंपनीज चला रहे होते हैं, तो उनके पास ये सबसे बड़ी चैलेंज आ रही है कि आप पैसे से लोगों को होल्ड नहीं कर सकते। आप काम करा सकते हो, बोलो तो कि मैं पैसे दिए तुझे करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे ये एटीट्यूड से क्या आ रहा है ना, लोग कहते हैं कि अब लोगों के पास ऑप्शन है, ऐसे लोगों काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन जो छोटे काम कर रहे होते हैं अब उनके अंदर एटीट्यूड है, नहीं कराना मत करो भाई। सो ये आप कर सकते हो, बट इट इज नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। बाय दिस वे यू कैन नॉट फोर्स। ये क्या है, पोजिशनल पावर है, लेकिन हम एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और उस पोजीशन या पैसे के दम पे व्यक्ति को चाह रहे हैं, एंड many times we do it, but this is not the best thing we should do it. Rather we should develop personal power. पर्सनल पावर मतलब आपके कैरेक्टर से, आपके रिलेशन, आपका उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और ऐसे स्ट्रांग रिलेशनशिप के लिए समय लगता है, लेकिन बट वो ऐसा हो कि वो व्यक्ति समझे, आप उसके नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को समझो, और वो भी जब आपको नीड है, कंसंट्रेशन, सॉरी आपका कंसर्न्स हैं जो भी, उसको समझे। लेकिन नेचुरल करते हैं लोग, मैंने ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन में कई जगह लोग देखे हैं, कई दुकानों में ऐसे लोग देखे हैं जो कि 30-30 40-40 साल तक उस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट वो व्यक्ति अच्छा है, लेकिन नहीं तो लोग चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और जो भी एचआरस है ना, आप उनसे पूछेंगे, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन आजकल एचआर में, मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा बड़ा डिस्कशन यही होता है कि ह्यूमंस को रिटेन कैसे किया जाए। और क्यों? क्योंकि पैसा कल को कोई दूसरा दे देगा, उधर चला जाएगा, परसों कोई तीसरा दे देगा, उधर चला जाएगा। सो पैसा इज नॉट वन थिंग जो कि रिटेन करती है। इवन कई ऐसी कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनीज पे स्टडी की गई कोविड में। अब टाटा को देख लीजिए, टाटा ने क्या किया, कोविड में सैलरी कम नहीं होने दी, दे वेंट टू देयर लॉस, बट उन्होंने अपने एम्प्लॉयज का सैलरी कम नहीं होने दिया। इट इज कॉल्ड एम्पैथी, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना। और ऐसे लोग, तो रिसर्च की गई थी, टॉप 10 कंपनीज में ऐसे लोग हैं कि उनको बड़ा ऑफर भी आता है ना, इससे बेटर ऑफर भी आता है, लेकिन स्टिल दोस पीपल डू नॉट लीव। वो वैल्यू से जो बॉन्डिंग होती है ना, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप लीडर्स, और ये सब प्रिंसिपल्स आप देखो, बड़े बड़े लीडरशिप कोच बताते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ हैं, उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको यही बताया जा रहा है आजकल कि भाई आप पैसे से ज्यादा नहीं करवा सकते, ठीक है। यू नीड, आप सेल्फ कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, सेल्फ पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग होना चाहिए, पर्सनल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए
यू कैन मूव। आप देखो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड लोग काम करते हैं एनजीओज में। ये लिग्निन का एक रिसर्च था, सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड लोग काम करते हैं एनजीओज में। क्यों? एनजीओज डू नॉट पे, लेकिन सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन लोगों को रहता है एनजीओज में, बिकॉज ऑफ एक मिशन, बिकॉज ऑफ पर्सनल पावर ऑफ द पीपल। ठीक है, पैसा नहीं मिल रहा Yes. फिर भी लोग कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो वो Yes. कल्चर ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी Okay. आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बोलना चाहिए ऑफ कोर्स, बट दैट इज नॉट द बेस्ट। मतलब मजबूरी में हो, कुछ आज शाम को प्रोग्राम में करवाना है, तो वी कैन यूज, हम यूज करते ही हैं पोजिशनल पावर, बट ये समझना है कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। Yes. Thank you, Prabhuji. हाँ, रावण ने सीता जी को डायरेक्ट टच नहीं किया था जब किडनैप किया था तो। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी भगवान राम की क्वालिटीज थी जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं की, सीता जी की क्वालिटीज थी, भरत जी की क्वालिटीज थी। तो हम जल्दी डिस्कशन करेंगे, और मेरा ये मानना है कि अगर हम इसको कैरेक्टर वाइज, कई प्रकार से होते हैं, कैरेक्टर वाइज करें, या दूसरा तरीका है कि हम भाई हिस्ट्री वाइज करें, मतलब एक टाइमलाइन के हिसाब से डिस्कशन करें क्या क्या हुआ, तो हमें रामायण भी पता चलेगी और उससे सीखने को भी मिलेगा। हाँ जी हर्ष, को आपका हाथ खड़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम रामायण जब देखते हैं तो पढ़ते हैं जब, तो उसमें कई से वर्जन के बारे में मतलब अलग अलग लोग डिस्क्राइब करते हैं कि कोई डिस्क्राइब करता है कि रावण ने माँ सीता को मार के लेके गया था जमीन के साथ में, वहां की जमीन खोद के। कोई बताता है कि उनको जो है पकड़ के जबरदस्ती लेके गया था। ऐसे अलग अलग वर्जन डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वाल्मीकि हमको कैसे रामायण पता के चले कि रेफरेंस से देखना हमारा चाहिए, जो इतिहास। कई रामायण लिखे गए, आपको मोस्ट ऑथेंटिक हमें वाल्मीकि रामायण के हिसाब से लिखना चाहिए। और कुछ भेद होते हैं, वो कल्प भेद के कारण भी होते हैं। कल्प भेद क्या होता है मैं अगली क्लास में बताऊंगा। कहाँ गए हो, स्कूल चले गए थे? कल्प भेद होता है कुछ डिफरेंसेस पास टाइम में जो हमें दिखते हैं, वो कई बार कल्प भेद की वजह से होता है। कल्प भेद क्या होता है, तो ब्रह्मा जी के हर दिन में सारे पास टाइम होते हैं, तो हो सकता है कि कोई इस दिन का पास टाइम हो, कोई इसी दिन का पास टाइम हो, थोड़े मोड़े चेंजेस रहते हैं, बट कोर मैसेज, कोर टीचिंग सेम रहती है। तो थोड़े मोड़े चेंजेस की वजह से ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोर टीचिंग्स को पकड़ना चाहिए, कोर टीचिंग्स को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, when right but people judges us, say that we are doing wrong। समझा नहीं प्रूव क्वेश्चन आपका मैं, अभिनव तो है। आपको लोग जज कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। say that we are doing wrong, जज करे बोले, आपको क्लियर होना चाहिए, लोगों को क्या है। रामपुर आपका क्वेश्चन है। नहीं, अच्छा, आपका क्वेश्चन है लोग जज करें तो क्या करना चाहिए, तो लोगों को जज करने देना चाहिए। लोग कुछ भी कर रहे हैं तो करने दीजिए, उनको मजा आ रहा है जिंदगी में, बस एंजॉय करने दीजिए, खुश रहना चाहिए लोगों को, तो खुश रहो यार, इतना टेंशन मत लो। एक बार मैं कार से जा रहा था ऐसे ही, तो कुछ लड़के आए बाइक पे, ठीक है, तो बगल में रेड लाइट पे, कहाँ का तो रेड लाइट था, ITO या कहीं का, भाई कह रहे पंडित जी थोड़ा हाथ देखेंगे, हाथ देखेंगे, तो मैंने कहा हाँ बहुत साफ सुथरे है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई, उसको मजा लेने आए हैं क्या, ठीक है, इतना नहीं सोचना चाहिए।
मैं कहीं जाता हूँ हॉस्पिटल में, ये तो कई लोग इलिटरेट की तरह सोचते हैं कि भाई एक जगह एक हॉस्पिटल में गया, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल था, बताया कि पंडित जी आप साइन कर लेंगे, तो मैंने कहा प्रयास करते हैं। फिर देखा करिए तो इंग्लिश में साइन किए हैं। फिर मैंने कहा पेमेंट कैसे करना है, यूपीआई से। तो देखा कि पंडित जी स्मार्टफोन निकाल रहा है, तो बेचारा घबरा गया। तो लोगों के अलग अलग फ्यूज वेरिएशन है, उसको क्या कर सकते हैं। इतना ज्यादा लोगों का हम सोचेंगे तो हम जो लोगों के लिए सोच रहे हैं उसके बारे में कब सोचेंगे। समझ रहे हैं, हमारा काम है लोगों के लिए सोचना, लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना नहीं काम है हमारा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, गाना भी बना दिया और बाहर के लोग बोल रहे हैं, इतना नहीं टेंशन लेना चाहिए। लेकिन हम तो नहीं कह रहे ना आपके बारे में, आप यहाँ आइए, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमेशा कुछ दो प्रकार के लोग रहेंगे, ठीक है, उनके जीवन में कुछ नहीं है, हायर चीज है ही नहीं, बेचारा क्या करेगा। तो उनको बोलना चाहिए कि आपको अपने जीवन का ना कुछ पर्पस ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है आपके जीवन में कोई पर्पस नहीं है, आप सिर्फ कमी देखते रहते हैं मेरे में। आपको जीवन के लिए कुछ पर्पस ढूंढिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं भाई। ऐसे लोग बोलते हैं, मेरे हॉस्टल में भी एक लड़का था ऐसे, तो बहुत बोलता था, रात को आता था 11-12 बजे, वो आता था मेरे कमरे में कि यार बहुत दुखी चल रहा हूँ, बहुत परेशान चल रहा हूँ। उस टाइम उस व्यक्ति के पास सबसे स्मार्ट व्यक्ति था, लेकिन सबसे टॉपर था वो हमारे कॉलेज का, और सबसे बढ़िया बाइक थी उसके पास, और दिन में वो बहुत कूल बनता था। रात को आता था 11-12 बजे के बाद मेरे कमरे में, यार बहुत परेशान हूँ, जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये हूँ। सो ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा सा कई बार लोग भाव भाव में बोल जाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, चार लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए कुछ कमेंट पास कर जाते हैं। इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, एक स्माइल दे देना चाहिए, स्माइल स्माइल से स्माइल काफी। तो इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों को तो बोलना ही पड़ेगा ना। लोग अच्छा नहीं सुन रहे हैं, खराब सुन रहे हैं, तो कचरा सुन रहे हैं तो कचरा बोलेंगे। लेकिन तो हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, वो जनरेशन जो रिलेशनशिप भी चेहरा देख के बनाती है, कैरेक्टर में, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाद में रोती है, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कॉमन सेंस भी जिसके पास होता है वो भी देखता है, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ता है, फिर जाके लेता है, पैकेजिंग देख के नहीं। सो कोई बात नहीं, मैं सोचना चाहिए भाई मेरा छोटा भाई है, थोड़ा सा ज्ञानी, कोई बात नहीं, भगवान इसको बुद्धि दीजिए, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अच्छा कुछ सोच रहा है, कम से कम आपके बारे में सोच रहा है, मतलब एक डिवोटी के बारे में सोच रहा है, तो अच्छा है, कुछ सिक्योरिटी मिल जाएगी उसको। और ज़्यादा कुछ बोले आपको आपकी चीज़ों में परेशान कर रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ बोल देना चाहिए। अगर आप सह सकते हो तो सहो, नहीं तो बोल देना चाहिए। मैं पर्सनली तो बोल देता हूँ अगर बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, क्योंकि मेरा हॉस्टल से ही ऐसा था। हर व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है, अगर आप कन्फ्रंट कर सकते हो तो कन्फ्रंट करिए, नहीं कर सकते हैं तो बेस्ट अवॉइड करिए। ठीक है, ऐसे लोगों को कन्फ्रंट करने पे वो डर जाता है, दुबक जाता है, मैंने देखा है। ठीक है, हम कोलकाता स्टेशन पे गए थे, सो हम वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे, जस्ट ऐसे बैठ के, हमारा कैंप गया था, हम कीर्तन कर रहे थे, और हमारी दूसरी ट्रेन आ रही, और ऐसा नहीं था कि हमने माइक लगाया था कुछ, हम जस्ट ऐसे नॉर्मल कीर्तन कर रहे थे, तो 3 पुलिस वाले आ गए, कह रहे हैं कि ये क्या मचा रखा है, कीर्तन क्यों कर रहे हो, लेकिन कीर्तन नहीं बंद करो जेल में डाल देंगे, ये एकदम चिल्लाने लगा डिवोटीज को देखते ही। सो पहले तो कुछ नहीं किया, डिवोटी समझा रहे तो नहीं समझा, फिर मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ, क्या नाम है आपका, आप कौन से सेक्शन से हैं, ठीक है, तो बताने लगा, कह रहा आप यहाँ कीर्तन नहीं कर सकते। मैंने कहा कौन सा लॉ हमें कीर्तन ना करने से मना करता है, आप मुझे इस वीडियो में बोलिए कि आप मुझे किस सेक्शन पे ये धमकी दे रहे हैं, या आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर सकता। मैं आपके पब्लिक को इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं लाउड स्पीकर नहीं लगाया है, मैं अपनी चैंटिंग नहीं कर सकता, आप ये मुझे लिख के दीजिए कहीं पे। उसने बोला, फिर अपने आप ही एकदम हम्बल हो गया, एकदम जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा था, कन्फ्रंट किया थोड़ा सा, एकदम ही से हम्बल हो गया। मैं बोला आप लिख के दीजिए ना, आप किस चीज की वजह से हमें मना कर रहे हैं।
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें बोलता है कि यू कैन प्रैक्टिस योर फ्रीडम है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की और प्रोपोगेट करने की भी, है ना। तो लोग देखिए ऐसा नहीं है ब्रो कि आप, हम जनरली सोचते हैं ना कि ये डर जो है ना, शायद मैं यंग हूँ या सैफरन हूँ या धोती कुर्ता में हूँ इसलिए डरता हूँ। नो, मैंने देखा बड़े बड़े लोग डरते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एनआईटी दिल्ली में हमने इवेंट किया था और एनआईटी दिल्ली के बच्चों ने हमें इनवाइट किया और वहां पे गए और उनके फेस्ट का स्टार्ट हुआ संकीर्तन से, वो कराना चाह रहे थे तो उन्होंने कीर्तन करवाया अपने फेस्ट में एनआईटी दिल्ली में। डायरेक्टर बैठे हुए, सब बैठे हुए, सबके साथ हुआ, ठीक है। फिर आईआईटी दिल्ली में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने घर पे हाउस वार्मिंग सेरेमनी रखी और हमारे एक डिवोटी हैं शुभ विलास टू, जिन्होंने ये पूरी रामायण बुक सीरीज लिखी है, उनको इनवाइट किया था और कुछ बच्चे भी आए थे। तो किसी ने उनकी कंप्लेंट डाल दी जस्ट कि ये प्रोफेसर ब्रेन वॉश कर रहा है बच्चों को अपने घर पे बुला के, और वो इतने ज्यादा डर गए, इतने ज्यादा डर गए कि आज तक क्लास नहीं कराया उन्होंने। आप कुछ गलत कर रहे थे क्या? आप हाउस आईआईटी में अपने फ्लैट पे आपने एक पर्सनल इवेंट रखा, उसके बारे में कोई कुछ क्वेश्चन पूछा और आपने डर गए। उन्होंने, वो इतने कॉल कर रहे हैं, उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा, हर जगह किसी ने मांगा नहीं और वो कोई नोटिस नहीं था, वो जस्ट एक व्यक्ति ने ड्राफ्ट किया था, ऊपर लिखा था नोटिस, वर्ड में नॉर्मल ड्राफ्ट किया था कि ब्रेन वॉश कर रहा है। तो वो इतने व्यक्ति डर गए, इतने व्यक्ति डर गए, अब मिलने से भी डरते हैं वो। सेम व्यक्ति ने उधर भी एनआईटी दिल्ली में बोला कि भाई ये ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और एनआईटी दिल्ली की मैनेजमेंट टीम हमें मेल करती है कि आप अपने वेबसाइट से वो इवेंट्स के सारे फोटोज हटाइए। मैंने कहा क्यों हटाएं, आपने बुलाया था ना। मतलब जस्ट मैं देख रहा था कि बड़े बड़े पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं बट दे आर सो फियरफुल फ्रॉम इनसाइड देयर हार्ट। जस्ट नौकरी जाने का खतरा, ये, और इसमें क्या गलत है? आपने फेस्ट किया, फेस्ट में क्या संस्कृत के श्लोकों से और कीर्तन से स्टार्ट नहीं हो सकती? इट वाज अ टेक फेस्ट, स्टूडेंट ने बुलाया, सबने एंजॉय किया। बट लोग क्या है, फियरफुल है, बहुत डरपोक है। कहीं भी बैठा व्यक्ति हो सकता है डरपोक हो सकता है, और कहीं पे भी व्यक्ति करेजियस हो सकता है। तो एटलीस्ट हम गलत नहीं है तो हमें करेजियस होना चाहिए, एटलीस्ट अपने लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाके अननेसेसरी किसी को बोलिए, बट एटलीस्ट आप अपने लिए तो स्टैंड लीजिए, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप कन्फ्रंट कर सकते हैं तो कन्फ्रंट करना चाहिए, अगर हमें लगता है कि नहीं अवॉइड करके ज़्यादा बेटर है तो अवॉइड करें। इट डिपेंड्स, मेरा ये पर्सनल मानना है कि सबका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं मैं मानता हूँ कि इट इज़ पर्सनल चॉइस, जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो करिए। क्वेश्चन है, you told us about that we must not envy anyone, but when sometime I hear that some terrorist killed such people like the case of Bangladesh, I feel very much anger on them and envious of them. What should be done in such situation as it disturbs me in my mind? हाँ, तो गुस्सा होइए, एनवियसनेस मत होइए। गुस्सा और एनवियस होने में क्या डिफरेंस है? गुस्सा रहेंगे तो आप सही एक्शंस लेंगे, एनवियसनेस मतलब किसी भी हद तक जाके उसको नुकसान पहुंचाना। और अगर एंगर है आपको सर, तो मतलब एक राइट वे में उसको लीगल तरीके से काउंटर करना, ये डिफरेंस है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सेशन के लिए। मैं आज के सेशन के लिए अगर मैं कोई तारीफ करूं तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि अगर मैं रामायण सुनता हूं या फिर कहीं पर भी मैं देखता हूं तो मैं उसमें खो जाता हूं बिल्कुल, और मतलब वहां से जाने का मन ही नहीं करता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्रभु जी की गीता एसेंस की क्लास के बाद आप रामायण की क्लास भी जरूर करें, जिससे हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा अयोध्या, जो भी चाहते हैं ग्रुप पे लिखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने नंबर्स आएंगे उसके बेसिस पे हम करेंगे। आप मैसेज डाल दीजिएगा, जो लोग भी करते हैं अकाउंट जितना वोट आएगा उसके बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे। जी प्रभु जी। तो मैं सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर वो लोग रामायण सीरीज के लिए अगर
चाहते हैं कि वो आगे क्लास हो तो अपने आप को ग्रुप में मैसेज जरूर करें। और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है रामायण, काफ़ी कुछ सीखने को हमको मिलता है इससे। भगवान राम का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसको अगर हम लोग सही से समझें और देखें तो उस कैरेक्टर को अपने जीवन में उतारने का मन करता है। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की रामनवमी सेशन को अटेंड करने के लिए। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, शाम को हमारी ताक्षर्य की क्लास है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। 7 बजे से सेशन स्टार्ट होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।